आज एडिटोरिया का करंट अफेयर का हमारा चैप्टर नंबर 7 से प्रारंभ होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 तक हमने पूरा आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि आप उसको देख के और समझ लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। 2024 में राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तो उनमें भी हो सकता है कि इस नतीजों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किन किन राज्यों में हुए हैं तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 4 राज्य में आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। इनमें आपको विधानसभा सीट याद कर लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश में 175 है, उड़ीसा में 147 है, अरुणाचल प्रदेश में 60 है और 32 आपका सिक्किम में। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी जो है 135 सीटों के साथ सत्ता में आई है। वही भारतीय जनता पार्टी आपका उड़ीसा में 78 सीटों के साथ वही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश में भी 46 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। और सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा जो एक क्षेत्रीय पार्टी है जो सत्ता में उभरी है। आशा करते हैं कि इन चीज़ों को आप याद रख लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए हम जानते हैं वहाँ से जुड़े अन्य कुछ फैक्ट को। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू चौथी बार शपथ लिए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे, अर्थात चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री का नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री का नाम मैंने आपको नहीं, बल्कि ये कितनी बार बने हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पवन कल्याण को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा की बात करें तो मोहन चरण मांझी, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार बने हैं। पहली बार अगर कोई होता है तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री। कनक वंदन सिंह देव और पर्वती परिदा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री का भी नाम याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पेमा खांडू तीसरी बार बने हैं। पेमा खांडू यहाँ के उप मुख्यमंत्री आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौना मेज उप मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमांग हैं, जो कि दूसरी बार बने हैं। तो इस तरह से आप VVI में इसमें रख सकते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को, और ये कितने बार बने हैं वो यहाँ तक अभी के VVI में आ सकता है। आइए समझते हैं, कुछ नोट में दिए गए हैं, नोट को समझते हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आए, जबकि आम चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए। तो पहले जो 2 नतीजे आए हैं वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पहले आए, उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के 8 होगा। चैप्टर नंबर 8 का वर्णन करेंगे। इससे पहले हम 7 तक कर दिए हैं। इसमें न्यूज @365, अर्थात जो इस साल में इम्पोर्टेंट न्यूज रहे हैं उन न्यूज को हमको पढ़ना है कि क्या क्या न्यूज चर्चा में रहा है। आइए समझते हैं हम पहले न्यूज की। तो पहला न्यूज आपका ये रहा। पहला न्यूज में देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 न्यूज में रहा। यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ है और यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस अधिनियम को संशोधन किया गया है, तो 1995 का। यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। मतलब वक्फ मुस्लिमों के लिए एक भूमि जो है ना, धर्म के अंतर्गत भूमि को जो रखा जाता है, इस्लामी भूमि जिसको कहेंगे, वो धर्म के आधार पर दान दी गई भूमि रहता है। इसी को हम वक्फ कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है, इस्लाम धर्म से संबंधित है। उसी पर कंट्रोल के लिए ये अधिनियम संशोधन किया गया है। विधेयक में प्रमुख प्रावधान हैं जो आप समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है वर्तमान अधिनियम का नाम बदल दिया गया है। सबसे पहले तो नाम ही चेंज किया गया है। आपसे नाम पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास के अधिनियम 1995 में कर दिया गया। मतलब यहाँ तक इनका नाम है। नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति 5 साल तक इस्लाम है तभी वो दान दे सकता है वक्फ में, अन्यथा दान नहीं दे सकते हैं। ये मतलब नियम बनाए गए हैं संशोधन करके। विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई सरकारी संपत्ति वक्फ का नहीं रह जाएगा। मतलब अगर सरकारी संपत्ति को कोई दान में दिया है तो वो छीन लिया जाएगा, मतलब दान नहीं माना जाएगा, ऐसा बोला गया। अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा। मतलब ये नहीं पता चल पा रहा है कि सरकारी भूमि है कि किसी और का भूमि है, तो उस परिस्थिति में कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया कि कलेक्टर इस बात को निर्धारण करेंगे, राज्य सरकार की रिपोर्ट सौंपेंगे वही। तो ये सारे प्रावधान किए गए। ये विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड या
जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ का है या मतलब ये उस संस्था का संपत्ति है कि नहीं है, ये जांचने के अधिकार को छीन लिया गया है। अर्थात अब ये खुद अपना ही जांच अपने नहीं करेंगे बल्कि कलेक्टर करेगा। पहले वक्फ का सर्वेक्षण करने वाला सर्वेक्षण आयुक्त अतिरिक्त आयुक्तों नियुक्त का प्रावधान था, लेकिन अब विधायक कलेक्टर को सर्वेक्षण करने का अधिकार जैसा कि हम बता दिए हैं। लंबित सर्वेक्षण राज्य के राजस्व कानून के अनुसार किए जाएंगे, अर्थात जो भी जिस पर फैसला नहीं आया है वो राजस्व के अनुसार ही किए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जो संपत्ति वक्फ में घोषित कर दिया जाता है उस पर राजस्व नहीं लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब राजस्व देना पड़ेगा, जब तक कि ये उनका संपत्ति घोषित का निर्णय नहीं आ जाता तब तक आपको राजस्व देना पड़ेगा, ऐसा बोला गया। विधायक के प्रावधान है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम, मतलब यहाँ पे जो सदस्य 2 रहेगा वो गैर मुसलमान रहेंगे। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त संसद पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि जो न्यायाधीश होगा वो मुस्लिम होगा। गैर मुस्लिम भी न्यायाधीश उसका जज फैसला सुना सकते हैं, ऐसा प्रावधान। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं जरूर होनी चाहिए, और महिलाएं तो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा कि कितने गैर मुस्लिम होने चाहिए और कितनी महिलाएं मुस्लिम होनी चाहिए, ये चीज़ बोला गया है। ये स्टेटमेंट के जरिए आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। वक्फ बोर्ड में शिया सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों से कम 1 सदस्य होना, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग का कोई व्यक्ति पूरा इस बोर्ड में आ जाए, इस बोर्ड में सभी वर्गों से व्यक्ति आना चाहिए, ऐसा बोला गया। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदाय भी 1 सदस्य होना चाहिए। मुसलमान में एक बोहरा और आगा खानी समुदाय होता है, उससे भी बोला है कि सदस्य होना चाहिए। विधायक में ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया गया है, मतलब ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम नहीं रहेगा बल्कि अब इसकी फैसला 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय के यहाँ अपील किया जा सकता है। पहले होता था कि ट्रिब्यूनल ही इसकी फैसला जो कर देता था होता था, अब इसका जो सुनवाई अपीलीय होगा कितने दिन के भीतर, तो 90 दिन के, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी है। विधायक केंद्र सरकार को निम्नलिखित संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है, तो इस विधायक पर केंद्र सरकार भी नियम बना सकते हैं। पंजीकरण, वक्फ खाता को प्रकाशन और वक्फ बोर्ड की कार्यवाही की प्रकाशन पर सरकार कानून बना सकते हैं। विधायक केंद्र सरकार को सीएजी या किसी नामित अधिकारी से वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार है, मतलब जो भी खाता इनका होगा वक्फ का, मतलब संस्था का, उसको ऑडिट करने का अधिकार सीएजी को होगा, ऐसा बोला गया। नोट समझ लेते हैं। वक्फ बोर्ड के पास सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि है, मतलब अगर किसी के सेना को और रेलवे को छोड़ दे तो तीसरे नंबर पर ये भूमि लेकर के बैठा है ये बोर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा भूमि अधिग्रहण करके बैठा हुआ है, इसीलिए ये नियम लाने की ज़रूरत हुई। इस विधायक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी आई है कि किसकी अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति का गठन या कौन समिति का गठन किया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों में सुधार हुए हैं, मतलब इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल पीनल कोड और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों में सुधार किए गए हैं, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो लिखा गया है ये यहाँ पे करंट अफेयर, ये स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के और पीआईबी से ले करके तब इसको करंट अफेयर में डाला गया। गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जिसको हम NLU, दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणवीर सिंह की अध्यक्षता, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी समीक्षा के लिए किसकी, तो रणवीर सिंह की अध्यक्षता। वहाँ जगदम्बिका पाल बोले थे, वो भी VVI है, और ये रणवीर सिंह भी VVI है। इनको सुधार, क्योंकि ये कानून को सुधार करने के लिए कोई अगर कमेटी बन रहा है तो महत्वपूर्ण कमेटी बन जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति थे पहले, इससे पहले इस बातों को ध्यान रखना है। एक समिति का गठन हुआ। भारतीय न्याय संहिता, अब देखिए भारतीय न्याय संहिता जिसको हम BNS कहते हैं 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको हम BNSS कहते हैं 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। मतलब अब इन तीनों की जगह नया आ गया है, IPC के जगह आ गया है BNS आ गया है, और CRPC की जगह आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको हम BNSS कहते हैं, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उनके जगह पर तीसरा अधिनियम कौन सा था मैं आपको बता दूं, तीसरा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार, तो जो कि 1860 में ये बना था। दंड प्रक्रिया संहिता जिसको हम CRPC कहते हैं 1973 में बना था, इसका अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम रख दिया गया। और साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान कौन लेगा, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है।
तो इस तरह से आपको तीनों के नाम चेंज कर दिए गए। नाम चेंजिंग से आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम बीएनएस को समझते हैं कि बीएनएस से जुड़ी कौन सी बातें आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बीएनएस बोले तो भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता से जुड़ी बातें हम आपको बता दे रहे हैं। ये दंड संहिता का मसौदा 1824 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। मतलब मैकाले के द्वारा जो है ना, मैकाले की अध्यक्षता में ये भारतीय दंड संहिता बनाए गए थे और यह संहिता जनवरी 1860 में लागू हो गया था। 34 में ही बना था लेकिन लागू 60 में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है आईपीसी 1860 में 23 अध्याय और 511 धाराएं, जिसे हम बीएनएस 2023 में 20 अध्याय, मतलब 23 की जगह हमने 20 अध्याय कर दिया है और जहाँ 511 धाराएं थे वहाँ पे हमने 358 धाराएं कर दिए गए। अर्थात इसका मतलब है कुछ धाराएं हमने हटा दिया है, तो कुछ धाराएं का नाम चेंज कर दिया। इसके कारण है कि अध्यायों की संख्या कम हो गई है, कुछ धाराएं को हमने मर्ज भी कर दिया होगा। तो इस तरह से अब आपसे पूछा जा सकता है कि आईपीसी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें कितने अध्याय और कितने धाराएं बच गए हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ धाराएं जो आपके प्रचलित धाराएं हैं जो आपको जानना चाहिए और ना सिर्फ आपके एग्जाम की दृष्टि से बल्कि आपके नॉलेज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जो आपके दिमाग में रहने चाहिए। पहले कोई अगर हत्या करता था तो धारा 300 लगता था, अब धारा 101 लगेगा उसकी जगह। आपसे पूछा जा सकता है कि धारा 303 की जगह अब कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी, ऐसे पूछा जा सकता है। हत्या के लिए सजा, हत्या के लिए जो सजा होगा हत्या के लिए वो धारा 302 के तहत होते थे, अब धारा 103 के तहत होंगे। वही हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा जो होती थी 303 के तहत होती थी, अब होंगे 104 के तहत। इस बात को ध्यान। बलात्कार के लिए जो धारा लगती थी वो 375 लगता था, अब 63 धारा लगेंगे, धारा नंबर 63 लगेगा अगर कोई बलात्कार करता है। बलात्कार के लिए सजा कितने के तहत होंगे, तो 376 के तहत सजाएं होंगे, जो कि यहाँ 64 के तहत होगा। वही दहेज के प्रति अगर कोई हत्या करता है, दहेज हत्या, तो धारा 304 भी लगता था, अब धारा 80 लगेंगे। तो दहेज वाला आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बलात्कार वाला आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। मानव तस्करी की बात करें तो मानव का अगर कोई तस्करी करता है तो पहले धारा 370 लगते थे, अब धारा 143 उस पर लगेगा। और जो चोरी के लिए अगर कोई सजा होती थी वो 379 के तहत होती थी, अब 303 के क्लॉज 2 के तहत सजा होगी चोरी करने के लिए। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। आशा करते हैं कि आप कम से कम, ज़्यादा तो नहीं, बलात्कार वाले और एक दहेज वाले को याद रखेंगे। और एक और मैंने ऊपर बताया जो आपको ध्यान रखना है हत्या के लिए। इस तरह से आइए समझते हैं हम और भी कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, मतलब नया चीज़ जोड़ा गया है। वो नए चीज़ कौन कौन से हैं जो जोड़े गए हैं। धारा 48 बनाया गया है अपराध के लिए। अगर कोई भारत से बाहर रह के अपराध के लिए उसकाता है तो उसको धारा 48 के तहत कार्रवाई होगी। वही छल पूर्वक अगर कोई यौन संबंध बनाता है तो उसको धारा 69 के तहत कार्रवाई होगी। अगर बच्चे को अपराध में शामिल करता है या रखता है करने के लिए तो उसको धारा 95 के तहत कार्रवाई होगी। अगर संगठित अपराध कोई करता है, मतलब संगठन बना के करता है, तो धारा 111 लगेंगे। लेकिन छोटा मोटा संगठन होगा तो धारा 112 लगेंगे। धारा 113 आतंकवादी कृत, कोई अगर आतंकवादी काम करता है आतंकवादी की तरह तो उसको धारा 113। तो आतंकवादी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से VVI होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं हम 152। धारा 152 जो है ना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के खतरे को डालने वाले कृत्य। अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे भारत की एकता, अखंडता और खतरे में पड़ने वाले हो तो उस तरह के कार्य के लिए हम धारा 152 लगाए जाएंगे ताकि उसको देशद्रोह का मामला उस पर चल सके। 226 वैध शक्ति का प्रयोग कर मजबूर करने वाले रोकने की आत्महत्या करने का प्रयास। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि कोई वैध शक्ति है, आप उसको मजबूर कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या करके हम उसको बैन लगा देंगे, तो ऐसे परिस्थिति में आपको धारा 226 लगेगा। और 304 छीनने, अगर छीना छोड़ी कोई कुछ आपके साथ कोई करता है तो 304, जिसको हम स्नेचिंग कहते हैं, स्नेचिंग के मामले में 304 लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ को। अगला, अभी हम जो बता रहे थे भारतीय न्याय संहिता बता रहे थे, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC के स्थान लिया है, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसको BNSS कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 531 धाराएं और 39 अध्याय हो गए हैं, ये ध्यान रखना है, जो कि पहले कम थे। पहले था 484 और 37 अध्याय। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सब ध्यान रखने की बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नए प्रावधान यहाँ भी कुछ जोड़े गए हैं, समझते हैं। 86 घोषित किया गया है संपत्ति की कुर्की के लिए। अगर किसी का संपत्ति कुर्की करना है तो 86 के तहत आदेश होंगे। 105 के तहत उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो या वीडियो के जरिए जब्ती होगा। 107 के तहत कुर्की जब्ती की वापसी हो जाएगा।
संपत्ति कुर्की जब्ती या वापसी, जो भी जब्ती होगा वो 107 के तहत होगा। पुलिस, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उतना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको महत्वपूर्ण है कि धारा 398 के तहत गवाह का संरक्षण दिया गया है। 398 आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। और मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका 472, तो 2 यहाँ पे आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। आइए हम BNSS की कुछ मुख्य विशेषताएं को जान लेते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो BNSS की जो विशेषताएं हैं वो सबसे पहले FIR जो पहले होता था कि जहां घटना घटी उसी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में आप दर्ज करा सकते थे, लेकिन अब FIR आप किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप FIR दे सकते हैं, जैसे मोबाइल से फ़ोन करके भी आप FIR करा सकते हैं। प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी हो जानी चाहिए, अर्थात शुरुआती जो जांच होती है वो 14 दिन के अंदर में ही हर हाल में जांच हो जाना चाहिए, ऐसा BNSS का प्रावधान है। तो ये प्रमुख विशेषताएं बनी हैं। बयान को रिकॉर्डिंग करने से संबंधित है। बलात्कार पीड़िता का बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा, मतलब घर पर जाकर पुलिस दर्ज करेंगे। ऐसा बयान मोबाइल फ़ोन सहित ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है, अर्थात मोबाइल से भी आप बयान पीड़िता दर्ज करा सकती है बलात्कार के मामले में। आइए हम यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी होना आवश्यक है, अर्थात किसी का यौन उत्पीड़न हुआ है तो वहाँ पे अगर बयान दर्ज करना है तो एक महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है। 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष को, किसी भी महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। मतलब जो 15 वर्ष से कम होगा, जो 60 वर्ष से अधिक होगा, उसको पुलिस स्टेशन जाके बयान नहीं देना है, बशर्ते कि वो महिला हो, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो और गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस स्टेशन जाना नहीं, पुलिस खुद उसके घर आकर के बयान लेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों में गवाह के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज किए जाएंगे, अर्थात जहां 10 साल की सज़ा होने वाला है वहां पे कोई मजिस्ट्रेट, जनरल मजिस्ट्रेट गवाह नहीं लेंगे, बल्कि कोई बड़े ही मजिस्ट्रेट जिसको दंडनीय अपराधों में गवाह जो मजिस्ट्रेट द्वारा ही बयान दर्ज किए जाएंगे। ये चीज़ बोला गया है, तो आशा करते हैं इस बातों को समझ जाएं। गिरफ्तारी से संबंधित कुछ बातें हैं। 3 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों में DSP की अनुमति के बिना वृद्ध या आसक्त व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपने वृद्ध पर केस कर दिया है या कोई विकलांग व्यक्ति पर केस कर दिया है, तो अगर उसमें सजा 3 ही साल होने लायक है तो बिना DSP के कोई पुलिस उसको उठा नहीं सकता है, अर्थात पुलिस जब तक DSP की अनुमति नहीं लेगा तब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेगा। गिरफ्तार व्यक्तियों को रिकॉर्ड रखने और उसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मतलब इस सबका रिकॉर्ड करने के लिए एक पुलिस अधिकारी नियुक्त होगा, ताकि उसको रिकॉर्ड करके रखेगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को कैसे कैसे क्या क्या किया गया है, ये रिकॉर्ड करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रावधान किए गए हैं। शुरुआती 15 दिनों के बाद पुलिस रिमांड मांगा जा सकता है। आरोपी की रिमांड BNSS के तहत मांगी जा सकती है 60 दिनों के भीतर ही। अब BNSO और पॉक्सो के कुछ तहत अपराध मामलों में जांच सूचना दर्ज होने की तारीख में 2 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में क्या धाराएं जो थे वो 170 थे, जो कि अब हो गए हैं 66। यह किसी भी न्यायालय में उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिससे सैन्य न्यायालय भी शामिल है। मतलब ये सैन्य न्यायालय में भी ये धाराएं शामिल होंगे, लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों या मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई पर लागू नहीं होते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। कुछ प्रावधान हैं इनके, तो रिकॉर्ड किए जाएंगे, ये भी बात यहाँ पर भी बोला गया है। डिजिटली रिकॉर्ड होगा। साक्ष्य स्वीकार करने का डिजिटल साक्ष्य भी स्वीकारा जा सकता है, अर्थात कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है तो वो भी साक्ष्य स्वीकारे जा सकते हैं। द्वितीयक समक्ष इनमें निम्नलिखित शामिल किए गए विस्तार किया गया है। यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा मूल से बनाई गई प्रतिलिपियां, दस्तावेजों के समक्ष से बनाई गई प्रतिलिपियां। तो ये सब सारे दस्तावेज के बारे में बताए गए हैं जो आपको ध्यान रखना। चलिए, तो अब हम आपको बताएंगे 24वां SCO शिखर सम्मेलन। न्यूज़ में रहा है, आपको याद रखना है कि ये सबसे पहले याद रखना है कि ये 24वीं बैठक थी, और SCO की जो 24वीं बैठक हुई है कजाकिस्तान की मेज़बानी में हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कजाकिस्तान के मेज़बानी में या किसकी मेज़बानी में हुआ है, तो कजाकिस्तान। SCO के शिखर सम्मेलन 2024 में जो मुख्य बातें हैं, ये इसमें बेलारूस को 10वां सदस्य के रूप में बना दिया गया है। इसी मेज़बानी में 10वां सदस्य आपका SCO का बन गया है बेलारूस। ये अस्ताना में हुआ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। पहले से नूर सुल्तान भी किया गया था, लेकिन फिर से चेंज करके अस्ताना कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारी बातें इस पर चर्चा है, लेकिन ये सब चीज़ को आपको ध्यान नहीं रखना है। लेकिन ये हालांकि आतंकवाद पर चर्चा हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। मादक विरोधी रणनीति पर चर्चा हुए हैं और ऊर्जा के लिए चर्चा हुए हैं। चीन के किदंगो शहर में 2024-25 के लिए SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है।
अर्थात चीन का एक शहर है किंगदाओ। इसको जो है ना पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी, एससीओ का पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया गया है 2024-25 के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आइए समझते हैं संघाई सहयोग संगठन के कुछ अन्य तथ्य जो आपको स्टैटिक के रूप में पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसका जो गठन हुआ था 1966 में हुआ था, 96 में हुआ था संघाई 5 के रूप में, जिसको संघाई 5 कहते हैं। अर्थात 5 देश इसमें शामिल थे, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। ये 5 देश शामिल होकर के संघाई 5 बने। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हुए वो इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में घोषित कर दिया गया और 6ठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को शामिल कर लिया गया। उस समय इस सचिवालय इसके बीजिंग बना दिए गए और इनके सचिवालय आज भी बीजिंग में है। इस समूह का विस्तार 2017 में फिर से किया गया पाकिस्तान और भारत को शामिल करके। तो पूछा जा सकता है कि भारत एससीओ में कब शामिल हुआ है, तो 2017 में। उसके बाद 2023 में ईरान 9वें सदस्य के रूप में आया और 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस। तो इस सारी कहानी हमने स्टैटिक के रूप में बता दिया। आपको आशा करते हैं कि ये बातें आपको याद रहना चाहिए। आइए हम अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपका रुद्रम फर्स्ट मिसाइल। आपसे पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहा रुद्रम फर्स्ट क्या है, तो एक मिसाइल है। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये भारत का पहला है एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कोई रेडिएशन बिना मतलब कोई रेडिएशन ही नहीं देगा, मतलब किसी के अंदर किसी के सीमा के अंदर घुसेगा और ये पता नहीं चल पाएगा कि हाँ वहाँ पे मतलब मिसाइल गया है, क्योंकि ये रेडिएशन इसको पकड़ नहीं पाता है। तो इसीलिए एंटी रेडिएशन इसका नाम दिया गया। विकसित किसके द्वारा किए गए हैं, तो डीआरडीओ के द्वारा। इस बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि डीआरडीओ का नाम आया है। अब विशेषताएँ क्या है इनमें, तो पहला तो विशेषता है कि एंटी रेडिएशन है, ठीक है। और ये जो है आईएनएस जीपीएस नेविगेशन इसमें लगा हुआ है, ठीक है। आईएनएस का मतलब होता है इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद है कि ये होमिंग हेड की सुविधा है। तो इस सारी चीज़ें हैं जो आपको उतना एग्जाम की दृष्टि से नहीं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ मतलब मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 1500 किलोमीटर की अलग अलग ऊंचाइयों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो इतनी बातें आपको रुद्रम के लिए याद रखें। रुद्रम क्या है, एक मिसाइल है। इतनी बात तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। आइए हम समान नागरिक संहिता, जिसको हम यूसीसी कहते हैं, समान नागरिक संहिता का चर्चा जो है नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, जैसा कि आप पॉलिटिक्स में पढ़ चुके हैं। और समान नागरिक संहिता जो है ना गोवा में लागू है, लेकिन गोवा में स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता से पहले हुआ है, इसीलिए आप ये चर्चा में रहा है स्वतंत्रता के बाद, तो आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार बार विचार किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे देश के धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले तथा भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मैं जोर देकर कहता हूं कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग करने का समय आ गया है। तो ये प्रधानमंत्री जी के भाषण है, इससे आपको प्रश्न नहीं आएंगे। यूसीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म के। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में समानता का अधिकार है, बट समान कानून नहीं है। धर्म के मामले में हर चीज़ में समान कानून है, लेकिन धर्म के मामले में कुछ कानून अलग है। जैसे शादी के मामले में हिंदुओं का कानून अलग है, मुसलमानों का कानून अलग है। तो अन्य अन्य धर्म अपने अपने कानून बना के रखे हैं। तो ये समान नागरिक संहिता का उल्लंघन करता है, क्योंकि समान नागरिक संहिता ये कहता है कि चाहे वो कोई भी धर्म से हो, कानून सबके लिए सेम होना चाहिए। तो ये आप इस बात को समझ गए हैं। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी से संबंधित सभी धार्मिक समुदाय के मामले पर लागू होती है। मतलब अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाने का मतलब है कि सब पर लागू होगा, किसी ऐसा नहीं है कि हाँ कौन किससे धर्म से संबंधित है। इस राज्य के नीति निर्देशक, जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं कि अनुच्छेद 44 में है। गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 में ही, लेकिन स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला पहला राज्य स्वतंत्रता से पहले गोवा बना, ठीक है। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। तो यही चर्चा में रहा है कि उत्तराखंड में समान नागरिकता यूसीसी लागू हो गया। यूसीसी का मतलब समझ गए। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ये रंजना प्रकाश देसाई का नाम आप याद रखेंगे कि इसी के अध्यक्षता में मतलब नेतृत्व में समिति बना और उस समिति का नेतृत्व करने वाली रंजना प्रसाद देसाई थी कि हाँ उत्तराखंड में हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। शाह बानो मामले 1985 एवं सायरा बानो मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिकता संहिता का समर्थन किया है। मतलब ये भी मामले जो दो मामले हैं 17 में और 1985 में, ये भी समान नागरिक संहिता की मांग उठाई थी और अब जो है ना समर्थन भी मिल गया है और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। BN राव की समिति ने एक
संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी। इस बातों को ध्यान रखें कि हिंदू कानून की सिफारिश किसने किया था, तो BN राव। भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून की बात करें तो देख लीजिए, हिंदू व्यक्तिगत कानून में हिंदू विवाह अधिनियम है, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, 55 है आपका हिंदू विवाह अधिनियम और उत्तराधिकार 1956 है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण 1956, हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल है। हिंदू कहने का मतलब है कि उसमें सिख, बौद्ध और जैन को भी हिंदू में। व्यक्तिगत कानून में शरीयत अधिनियम 1937 है और पारसी व्यक्तिगत कानून में पारसी विवाह तलाक अधिनियम 1936 है और ईसाई में है ईसाई विवाह अधिनियम 1872। तो सबका विवाह का जो तरीके हैं और कानून है अलग अलग है, जो एक करने की प्रावधान यूसीसी में है। आशा करते हैं कि यूसीसी को आप समझ गए होंगे और ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट था। एक राष्ट्र एक चुनाव, अब एक राष्ट्र और एक चुनाव, इस बातों को ध्यान रखेंगे कि एक राष्ट्र और एक चुनाव। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं राजनीतिक दलों और देश के संविधान को समझने वालों से आग्रह करता हूं कि वे भारत के प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार करने के लिए आगे आएँ। मतलब भाषण में उन्होंने जो कहा है कि भैया आप, हमारा देश एक है तो चुनाव हमको एक ही बार होना चाहिए। एक चुनाव का मतलब हो गया विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक ही बार होना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कह दिए। चलिए आइए समझते हैं। तो इससे संबंधित जुड़ी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भाषण से तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन ये पूछे जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता, यहाँ पे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता। तो इससे पहले हम रंजना प्रसाद देसाई किस चीज़ के लिए बताए हैं, याद है? इसलिए यूसीसी के लिए, यूसीसी के लिए मतलब समान नागरिक संहिता के लिए नेतृत्व की थी। वही एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद को आपको याद रखना है, जिनकी अध्यक्षता में ये रिपोर्ट अध्यक्षता में जांच हुई और रिपोर्ट सौंपा भी गया। समिति की मुख्य सिफारिशें, समिति ने क्या सिफारिश सरकार से की है, सरकार को क्या बताई हैं कि क्या करना चाहिए सरकार को। तो पैनल ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। कह दिया है समिति कि भाई आप एक साथ करा लीजिए। स्थानीय निकाय चुनाव की 100 दिनों के भीतर होनी चाहिए। जो स्थानीय निकाय की चुनाव है वो 100 दिनों के भीतर ही हो जाना चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 324A लागू किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानीय निकाय के लिए कौन से अनुच्छेद को लागू किया जाएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से VVI है, आप इसको याद कर लीजिए, VVI। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट चीज़ों को। सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही करेगी। मतलब बोल दिया गया है कि जो नया लोकसभा आएगा वो जब तक मतलब चुनाव जब होगा तो वहाँ उस समय तक ही काम नया लोकसभा करेगी। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो नव निर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगी। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें बोला गया है कि जब विधानसभा के लिए नए चुनाव होंगे, मतलब विधानसभा में तो चुनाव हो गया है तो नए चुनाव होंगे तो नव निर्वाचित जो विधानसभा होगी वो लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगी। मतलब जब पूर्ण कार्यकाल तक जब तक रहेगा तब तक वो अस्तित्व में रह सकता है, जब तक कि इसे पहले भंग ना कर दिया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 173 और 82। संसद और सदनों के राज्य विधानसभाओं के कार्यालय से संबंधित है में संशोधन करने की आवश्यकता है। मतलब अनुच्छेद 83 में संशोधन होगा, अनुच्छेद 172 में संशोधन होगा, क्योंकि ये संसद से संबंधित है और ये विधानसभा से संबंधित। चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारों के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा। चुनाव आयोग का काम है एक समान मतदाता सूची बनाकर एक मतदाता। संविधान संशोधन को कम से कम आधे राज्य द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक है। मतलब जो संशोधन होगा उसमें आधा राज्य सपोर्ट करेंगे तभी संशोधन हो पाएगा, ऐसा बोला गया है। बोला है ऑन 1E को लागू करने बंद करो। चलिए देखिए, परिवर्तन 83 में होगा, 85 में होगा, 172 में होंगे, 74 में होगा और 300। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 में भी प्रावधान किए गए हैं, इस बातों को ध्यान रखें। विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट 1E के पक्ष में है। मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन 1E का इसी को कह रहे हैं, समझ में आ गया? तो इसी के पक्ष में है। समिति के अन्य सदस्य सुभाष कश्यप, हाँ समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे ये पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सुभाष कश्यप, अधिवक्ता हरीश साल्वे और अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है, NK सिंह, संजय कोठारी, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी जुड़ने से इनकार कर दिया है, इस बातों को ध्यान रखें। लेकिन यह ध्यान रखेंगे ये सब